नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम अनफिल्टर पर। दोस्तों, अगर आप लोग 72वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो यह 72वीं बीपीएससी का एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन जो हो जाएगा वह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही वर्णन करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा उच्च जनसंख्या दबाव, क्षेत्रीय असमानता, उच्च औद्योगिक रोजगार, गरीबी। देखिए, उच्च औद्योगिक रोजगार नहीं है, गरीबी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख समस्या जो हो जाएगा 1, 2, 4 है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में सेवा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, सेवा क्षेत्र के संबंध में गलत कथन पूछ रहा है। यह जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा देता है, यह सही कथन है। यह सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, ये गलत कथन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में क्षेत्रीय असमानता के प्रमुख कारण क्या है। देखिए, क्षेत्रीय असमानता के प्रमुख कारण जो हो जाएगा राज्यों के बीच आय और विकास का असमान बंटवारा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पाँचवीं नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी और जीएनपी के बीच सबसे अच्छा अंतर बताता है। देखिए, जीडीपी और जीएनपी के बीच सबसे अच्छा अंतर जो हो जाएगा, जीएनपी में विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल होता है, जीडीपी में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पाँचवीं नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते। एक तरफ विधि है, दूसरी तरफ विशेषता है, मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए, आय विधि में जो हो जाएगा साधन आय का योग किया जाता है, व्यय विधि में अंतिम खर्चों का योग किया जाता है, और उत्पाद विधि में जो हो जाएगा मूल्य वर्धित दृष्टिकोण किया जाता है। देखिए, इसका तीनों का तीनों मिलान सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय से बाहर रखा गया है। देखिए, राष्ट्रीय आय से बाहर जो हो जाएगा पेंशन भुगतान को रखा गया है, सही है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री को रखा गया है, यह भी सही है। अवैध गतिविधियों से होने वाली आय को रखा गया है, यह भी सही है। गृहिणियों की सेवाएं, यह भी सही है। देखिए, चारों के चारों को रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण के माप के रूप में जीडीपी की एक सीमा है। देखिए, कल्याण के माप के रूप में जीडीपी की एक सीमा जो हो जाएगा यह आय वितरण को ध्यान में नहीं रखता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कह रहा है कौन सा कथन सही है। कृषि ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है, यह सही कथन है। जीडीपी में इसका हिस्सा समय के साथ बढ़ा है। देखिए, कृषि में समय के साथ नहीं बढ़ा है, ये गलत है। यह उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है, यह सही है। देखिए, 1 और 3 सही है कथन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम समर्थक मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए, न्यूनतम समर्थक मूल्य जो हो जाएगा यह आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा निर्धारण किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृषि क्षेत्र में रोजगार ज़्यादा होने के बावजूद जीडीपी में इसका योगदान कम होना यह दर्शाता है, यह जो हो जाएगा प्रचंड बेरोजगारी को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ प्रकार है, दूसरी तरफ विशेषता है। देखिए, 12 का मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ प्रकार है, दूसरी तरफ विशेषता है। देखिए, बाजार का प्रकार और विशेषता, संपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के विशेषता जो हो जाएगा एक जैसे उत्पाद और अनेक खरीदार विक्रेता, 1 का 2 हो जाएगा। फिर देखते हैं एकाधिकार। देखिए, एकाधिकार उसको कहा जाता है जो कोई निकट विकल्प न होने वाला एकमात्र विक्रेता को ही एकाधिकार कहा जाता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, विभेदित उत्पाद। आगे देखते हैं अल्प अधिकार। देखिए, अल्प अधिकार में जो हो जाएगा
कुछ बड़ी कंपनियां बाजार पर हावी होता है उसे ही अल्प अधिकार कहा जाता है। इसका सही मिलान जो हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, 2 1 4 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत कह रहा है? खनन, देखिए खनन जो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का भाग है, सही है। विनिर्माण जो हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र का भाग है, सही है। बैंकिंग या तृतीयक क्षेत्र, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही गलत मिलान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीयक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तृतीयक क्षेत्र अमूर्त सामान बनाता है, सही कथन है। यह सीधे प्राकृतिक संसाधनों को निकालता है, ये गलत है। यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों को सहारा देता है, ये सही है। देखिए 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र के संबंध में। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1950 में योजना आयोग की स्थापना किस विशिष्ट सलाहकार निकाय की सिफारिश पर किया गया था? तो योजना आयोग की स्थापना जो हो जाएगा केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजकोषीय नीति से तात्पर्य है। देखिए राजकोषीय नीति से तात्पर्य हो जाएगा कराधान और व्यय के संबंध में सरकार की नीति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंदी के दौरान सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से किस लिए करती है? तो मुख्य रूप से जो हो जाएगा कुल मांग को बढ़ाने के लिए करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य है? देखिए नीति आयोग के कार्य हो जाएगा कह रहा है सही उत्तर चुनने के लिए नीति बनाना और सलाह देना है, सही है। वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करना, ये गलत है। नवाचार को बढ़ावा देना, सही है। विकास कार्यक्रमों की निगरानी करना, यह भी सही है। देखिए नीति आयोग का कार्यक्रम कार्य के संबंध में 1 3 4 सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग द्वारा बढ़ावा दिए गए प्रतिस्पर्धी संघवाद को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? देखिए नीति आयोग द्वारा बढ़ावा दिए गए प्रतिस्पर्धा संघवाद को सबसे अच्छी तरह जो हो जाएगा निवेशित आकर्षित करने और शासन में सुधार करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य जो हो जाएगा करेंसी नोट जारी करना है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना यह भी है, साख का नियंत्रण करना यह भी है, राजकोषीय नीति का निर्धारण करना यह आरबीआई का कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत जिसे हाल ही में एक समर्पित भुगतान सुरक्षा तंत्र प्राप्त हुआ है, भारतीय शहरों में कितने इलेक्ट्रॉनिक बसों की तैनाती का प्राथमिक लक्ष्य है? तो यह जो हो जाएगा 10,000 ई बस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब मानव विकास सूचकांक के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें, करा कौन सा कथन सही है? स्वास्थ्य के संकेतक के तौर पर जीवन प्रत्याशा का इस्तेमाल किया जाता है, सही कथन है। शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सही है। आय मापने के लिए केवल जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है, ये गलत है। देखिए 1 और 2 इसका सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सही है? कृषि को मौसमी बेरोजगारी आम बात है। देखिए कृषि में मौसमी बेरोजगारी आम बात है, यह सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी कौशल के बेमेल होने के कारण पैदा होता है, यह भी सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है और इसे आसानी से मापा जा सकता है, ये गलत है। देखिए 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के योजना आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार करने के लिए, कह रहा है इसमें से कितने कथन सही है? यह प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। देखिए एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय नहीं है, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह गलत है। इसे भारत सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम किया जिसके पास अपनी कोई कार्यकारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सही है। अगला देखते हैं। आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी एनडीसी द्वारा दी जाती थी, यह भी सही है। अपने उत्तराधिकारी नीति आयोग के विपरीत योजना आयोग के पास राज्य मंत्रालयों को सीधे धन आवंटित और वितरित करने का अधिकार था, यह भी सही है। देखिए केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा के संबंध में
निम्नलिखित कथन में से कितने कथन सही है? गरीबी रेखा उपभोग व्यय पर आधारित होती है, यह सही है। यह देशों और समय के अनुसार बदलती रहती है, यह भी सही है। इसमें केवल भोजन की आवश्यकताएं शामिल हैं, यह गलत है। देखिए, गरीबी रेखा के अंतर्गत केवल भोजन की आवश्यकताएं शामिल नहीं है। केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कौन सा कथन सही है? यह गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को बिना किसी स्वपार्षिक या गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान करती है, सही कथन है। यह योजना राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष 100 संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों पर लागू होता है, यह सही है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख तक है, उन परिवारों के छात्र 10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट के पात्र हैं, यह भी सही है। देखिए, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में ऊपर का 3 कथन सही है। अब चौथा देखते हैं। यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे एक डिजिटल पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और इसमें भुगतान ई-वाउचर के जरिए किए जाते हैं, ये गलत है। देखिए, 1, 2, 3 कथन सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारक दिया गया है। कह रहा है अभी कथन जो हो जाएगा, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक स्थिरता में सुधार करता है, यह सही है। वे बाहरी झटकों और मुद्रा के उतार चढ़ाव को संभालने में मदद करता है। देखिए, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। इनमें से कौन सा भारत में व्याप्त धन M3 में शामिल है? देखिए, M3 में जो हो जाएगा, जनता के पास मुद्रा शामिल है, बैंकों के पास मांग जमा शामिल है, बैंकों के पास समय जमा शामिल है। देखिए, 1, 2, 3 शामिल है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 देख लिए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, कथन गलत कह रहा है FDI प्रौद्योगिकी और पूंजी लाता है, सही है। FPI की तुलना में अधिक स्थिर होता है, यह देखिए यही कथन गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए, अधिक स्थिर नहीं है FPI। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा कौन सा कथन सही है? देखिए, विश्व बैंक दीर्घकालीन विकास सहायता प्रदान करता है, सही है। IMF अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यह भी सही है। WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को विनियमित करता है, यह भी सही है। देखिए, तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बुनियादी ढांचों और औद्योगिक सुधारों पर बनी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? देखिए, सही कथन कह रहा है कौन सा है? विवेक देवराय समिति 2015 में आई था। विवेक देवराय समिति ने अलग रेल बजट को समाप्त करने और रेलवे परिवहन में निजी क्षेत्र के प्रवेश की सिफारिश किया था। देखिए, यह सही कथन है। रतन वाटल समिति 2016 में आया था की स्थापना भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक मध्यमकालिक रणनीति सुझाने हेतु दिया गया है, यह भी सही है। विनिवेश पर सी रंगराजन समिति 1993 ने सिफारिश की थी कि सरकार को केवल रणनीतिक प्रकृति वाले उद्योगों में ही 51% हिस्सेदारी अपने पास रखनी चाहिए, यह भी सही है। देखिए, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक सुधारों के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दिया गया है। देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ बाजार है, दूसरी तरफ कार्य या सूचकांक है। देखिए, सेबी का कार्य जो हो जाएगा प्रतिभूति में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है, 1 का 2 हो जाएगा। IRDAI इरडा का कार्य हो जाएगा भारत में बीमा क्षेत्र को विनियमित करना होता है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का कार्य जो हो जाएगा सेंसेक्स एक बेंचमार्क इंडेक्स है। BSE जो हो जाएगा सेंसेक्स एक बेंचमार्क इंडेक्स है। अब NSE जो हो जाएगा निफ्टी 50। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से औसत युग्म की पहचान कीजिए कह रहा है। देखिए, औसत युग्म की पहचान करने के लिए कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार की स्थापना 1999 में हुआ, सही कथन है।
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये 1997, ये गलत है, यही वो सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीएम सूरज पोर्टल जो हाल ही में अपने संवितरण लक्ष्यों को पार करने के कारण चर्चा में था, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह जो जगह वंचित समुदाय के उद्यमियों को ऋण सहायता और प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति को कम कर देती है, यह सही कथन है। अब अस्फीति के कारण कीमतों में गिरावट आती है, यह सही है। मुद्रास्फीति हमेशा उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाती है, यह गलत है। देखिए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया। एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ विवरण है। देखते हैं इसका सही मिलान कौन सा है। देखिए एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ विवरण है। गिनी गुणांक, देखिए गिनी गुणांक जो जाएगा यह किसी जनसंख्या में आय और समानता को स्तर को मापता है। लॉरेंज वक्र जो हो जाएगा यह आय या धन वितरण का ग्राफिकल निरूपण करता है, लॉरेंज वक्र। अब आगे देखते हैं। जीडीपी डिफ्लेक्टर, देखिए जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है यह जीडीपी पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को मापता है। एचडीआई यह मानव विकास के प्रमुख आयामों में किसी देश की औसत उपलब्धियों को मापता है। इस प्रकार इसका मिलान देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कथन में जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं हस्तांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाती है तब उसे चालू खाता घाटा कहते हैं, यह सही है। चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवा और पूंजी का अधिक आयात करता है, यह भी सही है। देखिए ए आर दोनों सही है और आर जो हो जाएगा ए का व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्च राजकोषीय घाटा का कारण बन सकता है। देखिए उच्च राजकोषीय घाटा का कारण जो हो जाएगा मुद्रास्फीति दबाव बन जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है जीडीपी। जीडीपी जो हो जाएगा मूल्यह्रास में शामिल होता है। एनएनपी जो हो जाएगा मूल्यह्रास में शामिल नहीं होता है। जीएनपी जो हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है जीएनपी। एनएनपी हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय में शामिल होता है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे ज़्यादा जोखिम कौन पैदा करता है? देखिए आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे ज़्यादा जोखिम जो हो जाएगा वह बहुत ज़्यादा अल्पकालिक बाहरी कर्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट बैंक और लघु वित्त बैंक बनाने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने किया था? तो यह जो हो जाएगा नचिकेत मूर्ख समिति द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 42 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए रेपो रेट आरबीआई बैंकों से उधार लेता है रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट जो हो जाएगा आरबीआई बैंकों को उधार देता है, इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। सीआरआर में जो हो जाएगा बैंकों को ब्याज मिलता है। एसएलआर में जो हो जाएगा बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन कराया जब आरबीआई एक साथ सीआरआर और रेपो रेट बढ़ाता है तो इसका संभावित प्रभाव होगा। देखिए इसका संभावित प्रभाव जो हो जाएगा वह तरलता और ऋण उपलब्धता में कमी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कौन सा कथन सही है? मौद्रिक नीति समिति आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापित 6 सदस्यीय वैधानिक निकाय है, यह सही कथन है। आरबीआई का गवर्नर इस शक्ति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है।
समिति का निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और मत बराबर होने की स्थिति में गवर्नर के पास कोई निर्णायक मत नहीं होता है, ये गलत है। मौद्रिक नीति समिति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है, यह भी सही है। देखिए 1, 2, 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जीडीपी डिफ्लेक्टर को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक माप माना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा, यह घरेलू स्तर के उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविकता जीडीपी वृद्धि 6.8% से 7.2% के बीच रहने की उम्मीद है, सही है। निजी उपभोग और निवेश वृद्धि के मुख्य चालक है, सही है। वैश्विक व्यापार उदारीकरण विश्व स्तर पर मजबूत हो रहा है, ये गलत है। देखिए 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सांकेतिक जीडीपी वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग कितनी हो गया है। 357 लाख करोड़ हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सी इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 48 कह रहा है अभिकथन और अभिकारक है। कह रहा है अभिकथन में राजकोषीय नीति समाविष्टि आर्थिक स्थिरता के एक प्रमुख आधार के रूप में कार्य करता है, सही है। पिछले 5 वर्षों में राजकोषीय घाटा लगभग कम हुआ है, ये गलत है। देखिए ये सत्य है किंतु आर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का चालू खाता घाटा कितना था, तो 0.8% था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भारत की औसत महंगाई दर अप्रैल-दिसंबर 2025 में था 1.7%, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन रजिस्ट्रेशन 62.5% की CAGR से बढ़े हैं, सही कथन है। कोयले का आयात तेजी से बढ़ रहा है, ये गलत है। देखिए केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रभावी पूंजीगत व्यय बढ़कर कितना हो गया है। देखिए प्रभावी पूंजीगत व्यय बढ़कर जो हो जाएगा 2.7 से 4% हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उच्च शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात बढ़कर हो गया है 29.5%, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। भारत का आयात का भर 11 महीने से अधिक है, सही कथन है। जीडीपी के अनुपात में बाहरी ऋण घटकर 20% से नीचे आ गया है, यह भी सही है। वित्त वर्ष 2015-16 के बाद से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 गुना से अधिक हो गया, यह भी सही कथन है। देखिए तीनों कथन सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए भारत का स्थान जो हो जाएगा तीसरा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26, 26-27 के संदर्भ में 3 कर्तव्यों पर विचार करते हुए सूची 1 सूची 2 से मिलान करें। एक कर्तव्य है, दूसरी तरफ उद्देश्य है। देखिए पहला कर्तव्य में जो हो जाएगा आर्थिक विकास है, दूसरा कर्तव्य में जो हो जाएगा क्षमता निर्माण है, तीसरा कर्तव्य में समावेशी विकास है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प केंद्रीय बजट 2024-26-27 के रिफॉर्म एक्सप्रेस में शामिल है। तो इनमें से जो हो जाएगा जीएसटी का सरलीकरण है, श्रम संहिताओं की अधिसूचना है, अनुपालन के बोझ में कमी है, गुणवत्ता नियंत्रण निर्देशों को बंद करना, ये गलत है। देखिए 1, 2, 3 शामिल है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार बायोफार्मा शक्ति योजना के परिव्यय अगले 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए हैं। तो अगले 5 वर्षों के लिए जो हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निम्नलिखित में से किन प्रस्ताव को रखा गया है। तो इनमें जो हो जाएगा 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड को नहीं रखा गया है, TREDS प्लेटफॉर्म की सुदृढ़ीकरण को रखा गया है, कॉर्पोरेट मित्र पहल को रखा गया है। देखिए 2 और 3 को रखा गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय है जी, यह जो हो जाएगा 12.2 लाख करोड़ का है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार भारत में कितने देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
तो 1.5 लाख ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही है? 2030 तक 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी, सही है। 15,000 स्कूलों में लैब्स स्थापित किया जाएगा, यह भी सही है। सिर्फ IIT का सहयोग मिलेगा, ये गलत है। देखिए 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शुल्क मुक्त समुद्री भोजन इनपुट की सीमा बढ़ाकर 3% कर दी गई है, सही कथन है। लिथियम आयन बैटरी के इनपुट को छूट दिया गया है, यह भी सही है। व्यक्तिगत आयात शुल्क घटाकर 10% कर दिया गया है, यह भी सही है कथन है। देखिए 1, 2, 3 कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा कथन सही है? उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में वित्तीय क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं, यह सही कथन है। भारत में पूर्ण वित्तीय क्षेत्र का नियमन सेबी का दायित्व है, ये गलत है। विदेशी निवेश संस्थान तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी उदारीकरण के कारण भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है, ये सही है। देखिए 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है? प्रत्यक्ष कर विदेश व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, सही कथन है। और अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है, यह भी सही है। देखिए 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य है। आयात के बदले घरेलू उत्पाद के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय डैश बटे कुल जनसंख्या जहां ए है। देखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर जो हो जाएगा राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विषम चुनने के लिए कह रहा है संपत्ति, निगम कर, पूंजी कर और सेवा कर, ये तीनों जो हो जाएगा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि सेवा कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका विषम हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन समिति है या विषय है, मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए भंडारी समिति का संबंध जो हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। फिर कह रहा है स्वामीनाथन समिति का संबंध जो हो जाएगा जनसंख्या नीति से है। रंगराजन समिति का संबंध जो हो जाएगा भुगतान संतुलन से है। राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार समिति से है। इस प्रकार इसका मिलान देख लिया। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिंडर द्वारा किया गया था, यह सही कथन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DR गॉर्गिन मॉडल पर आधारित था। देखिए ये गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस नहीं HD हॉराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जबकि चतुर्थ जो जगह गॉर्गिन मॉडल पर आधारित था। इसमें केवल एक ही सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग कम हो जाती है तो इसमें कीमतें घटती है, जिसे कहा जाता है जिसे जो जगह मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साधन लागत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादन कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है, ये गलत कथन है। यह सही कथन है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया जाता है, ये गलत कथन है। देखिए केवल 2 कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है? देखिए कोर इंडस्ट्रीज में जो हो जाएगा कपड़ा उद्योग शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 75 तक की क्वेश्चन देखेंगे
और पार्ट 2 जो आएगा उसमें 76 से लेकर 150 क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार आज की इस सेट का यह अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। व्यापार शेष में दृश्य और अदृश्य सेवाएं शामिल होती है, गलत कथन है। चालू खाता शेष में केवल दृश्य वस्तुएं या व्यापारिक वस्तुएं सम्मिलित होती है, ये भी गलत है। देखिए दोनों का सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।